नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया पढ़ रहे होंगे। और जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पर होने वाला है। वो होने वाला है महात्मा गांधी पर। ठीक है, दो व्यक्तियों पर लेक्चर आपको बैक टू बैक मिलेंगे। एक महात्मा गांधी है और दूसरे कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इन दोनों पर लेक्चर आपको भी मिलने वाले हैं। बट आज का जो लेक्चर है वो किस पर है, महात्मा गांधी पर। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को इन दोनों ही महान लोगों का जन्म दिवस रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज महात्मा गांधी के बारे में। अब आप देखिए, हम यहां पर महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विसेज सिलेबस। ठीक है, और एक सिविल सर्विसेज के अप्रोच से हम उसको डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है, हम किसकी अप्रोच से उसको डिस्कस करेंगे। सिविल सर्विसेज मेंस की जो अप्रोच है, उस मेंस की अप्रोच के हिसाब से हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि कहां कहां जो गांधीवाद है वो प्रासंगिक है, कहां कहां गांधीवाद बहुत ज्यादा आज के समय में रिलेवेंट है, उसका सिग्निफिकेंस आज के समय में क्या है। ठीक है, कितना ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं वो जो है आज के जो बदलते परिवेश में है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब चीजों को अगर हम देखें कहीं ना कहीं तो गांधीवाद जो है उसको हमें पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी तरीके की जो पॉलिटिकल चीजें आपके दिमाग में हैं गांधी को लेकर, उनको आप निकाल दें। ठीक है, और आप एज ए सिविल सर्वेंट उसको स्टडी करने का प्रयास करें तो आपको ज्यादा मजा इसमें आने वाला है। क्योंकि जब तक आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, आपकी थिंक को आप एक डिप्लोमेटिक थिंक के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मुद्दों को नहीं सोच पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी पॉलिटिकल विचारधारा है गांधी के प्रति, आप जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो सब अपनी जगह है। आज का जो पूरी बातचीत जो आपको सुननी है और जो पूरी बातचीत का सार रहेगा वो यही रहेगा कि हम गांधीवाद की प्रासंगिकता पर भी चर्चा करें। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो किस हद तक व्यवहारिक तौर पर जो है बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, प्रैक्टिकली उसकी अप्रोच बहुत ज्यादा किस हद तक हो सकती है, हम उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत करें, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिक हमारे सिलेबस के किन किन जो पेपर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में एमपीपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर मैं यूपीएससी की भी बात करूं तो स्पेशली यूपीएससी में तो पेपर 4, ठीक है, पेपर कौन सा आपका 4, जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो, प्लस जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो, और कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आपका शासन वाला पोर्शन है, कहीं ना कहीं उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नेंस वाले पोर्शन में, मतलब कि पेपर सेकंड पेपर में, और ये फर्स्ट पेपर, और ये कौन सा है आपका 4th पेपर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, ऐसे राइटिंग। ठीक है, ऐसे राइटिंग में भी इसका अपना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। एमपीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो एमपीपीएससी मेंस में वही फर्स्ट पेपर हिस्ट्री में तो उसका रिलेवेंस है ही फर्स्ट पेपर में, मेंस में, और जो सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर में जो यूनिट 4 है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा सब, सेकंड पेपर में जो यूनिट 4 आपकी दी हुई है सेकंड पेपर में, उसमें महात्मा गांधी एक हेडिंग के तौर पर ही डली हुई है। इज दैट क्लियर? एक थिंकर के रूप में ये वहां पर डले हुए, इनको वहां पर स्टडी करनी रहती है इस टॉपिक को। अब इसी में आगे बात करें तो पेपर 4 में भी इसका इंपॉर्टेंस है। पेपर 4 जो हमारा है फिलोसफी वगैरह, फिलोसफी साइकोलॉजी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा एमपीपीएससी में भी। और एमपीपीएससी में जो ऐसे राइटिंग है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है, यूपीएससी में भी है और एमपीपीएससी के ऐसे राइटिंग में भी इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे देखने के लिए मिलेगा? अच्छा, तो इतना तो आपको क्लियर होगा, लेकिन ऐसे राइटिंग में ये कैसे हेल्प करेगा ये टॉपिक, हम वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वो ऐसे राइटिंग में किन किन टॉपिक्स में हेल्प करेगा और किन किन जगहों पर ऐसे राइटिंग में हेल्प करने वाला है। ये ऐसे राइटिंग में है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक तो कुछ जगहों पर रेफरेंस देने में, ठीक है, जो ऐसे में रेफरेंसेस लगते हैं, जो महापुरुषों की बातों का रेफरेंस लगता है, ठीक है, वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। कुछ जगहों पर डायरेक्ट इसका इंपॉर्टेंस होता है ऐसे में, क्योंकि डायरेक्ट इनसे रिलेटेड कुछ बातें ऐसे में पूछ ली जाती है। ठीक, किन किन ऐसे की मैं बात करूं, क्योंकि
अभी जो 2020 का सिलेबस है, ठीक है, 2019 के सिलेबस से तो इंपॉर्टेंट है ही, 2020 का जो न्यू सिलेबस आया है एमपीपीएससी मेंस का, उस सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो उस सिलेबस में कुछ जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में सीधे इनका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? जैसे हम अगर पर्यावरण वाले विषय की बात करें, और ध्यान रहे एमपीपीएससी में जो ऐसे राइटिंग है वो हिंदी में होता है ना। जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी में अगर हम ऐसा राइटिंग की बात करेंगे तो ऐसा राइटिंग किसमें होगा? हमारा हिंदी में होगा। और जब ऐसा राइटिंग हिंदी में होगा तो समझिए साथियों आप, जब ऐसा राइटिंग हिंदी में यहां पर होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां की जो बात चीजें हैं वो आपको हिंदी में भी आज जो है नोट करते हुए चलना है। इज दैट क्लियर? इसलिए हिंदी में भी आप चीजों को लिखते हुए चले। तो पर्यावरण वाले ऐसे में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। और योग एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो ऐसे आएंगे उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सामाजिक सरोकार वाले ऐसे आएंगे उनमें भी इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब ऐसे के टॉपिक्स हैं, डले हुए हैं, आप सिलेबस में देख लीजिएगा, ठीक है। और जो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मतलब कि जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, ठीक है। तो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे जो है ऐसे टॉपिक, उसमें भी इसका रिलेवेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, इंपॉर्टेंस इसका आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो जो समसामयिक विषय हैं, जो समसामयिक विषयों पर ऐसे आएंगे, मतलब जो करंट के विषयों पर ऐसे आएंगे, उन ऐसे में भी इसका इंपॉर्टेंस आपको कई जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई, कहां सीधे इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। विदेश नीति से रिलेटेड कोई ऐसे आता है उसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगा, फॉरेन पॉलिसी में। तो कहेंगे ऐसे राइटिंग में अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसका? महात्मा गांधी का, ठीक है। ये जो टॉपिक है ऐसे राइटिंग में आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्प बहुत सारे मुद्दों में कर सकता है और करेगा ही, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि अगर इस टॉपिक की जानकारी आपको बहुत अच्छे से हुई तो कई जगहों पर आप रेफरेंस देकर आपके आंसर राइटिंग के और आपके कंटेंट को आप बहुत मजबूत बना सकते हैं, अपनी बात को आप लॉजिक के साथ, तर्क के साथ रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इनके बारे में काफी जो जानकारी है वो होना अनिवार्य है, ठीक। बढ़े आगे तो ध्यान है ऐसे में वो टॉपिक में बता देता हूं, धर्म और अध्यात्म वाला ऐसे में इनका इंपॉर्टेंस रहेगा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता में इनका इंपॉर्टेंस रहेगा। ये ऐसे दिए हुए हैं आपको, आप सिलेबस में देख लीजिएगा, इन सब जगहों पर इनका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए, आप सोच रहे होंगे ये तो सिलेबस से टचेबल चीजें हैं, अब शुरुआत कब होगी? तब तो शुरुआत हम करते हैं चीजों। देखिए साथियों, जिस तरीके से आपको पता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है उसे विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। किसके रूप में हम मना रहे हैं उसे? विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशन ने ही इस डे को जो है विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया है, ठीक। तो कहीं ना कहीं विश्व अहिंसा दिवस का आज के समय में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है ये भी आपको कहीं ना कहीं समझते हुए चलना है। क्योंकि जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, जो वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स आप देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, जो इतना ज्यादा विवाद आप देख रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो अहिंसा वर्ड है, जो नॉन वायलेंस वर्ड है, वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो बता रहा हूं वर्ल्ड सिनेरियो में, ठीक है। अगर आप इसे कंट्री के सिनेरियो में भी देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे यहाँ सांप्रदायवाद की समस्या अपने आप में एक जड़ बनाकर बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायवाद है, ठीक है, जो कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अलगाववाद हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम कुछ अपने प्रासंगिक तरीकों से कम भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस हद तक हम उसको कम कर पा रहे हैं, उसमें गांधीवादी विचारधारा का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मतलब आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझ में आ रही होगी कि जो आज का लेक्चर है वो बहुत ज्यादा सोचकर और कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा अपने आप को एक डायनामिक तरीके से सोचने वाले प्राणी के तौर पर आपको आगे बढ़ना है उस लेक्चर में, और उस तरीके से सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गांधी स्वयं भी कहते थे, ठीक है, कि व्यक्ति को अधिकांशतः जगहों पर, ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और उसे मतलब एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनने के लिए और अपने जीवन में एक सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए जरूरी है कि वो अपने कॉमन सेंस का भी उपयोग करे, ठीक है। वो सहज भाव से कुछ निर्णयों को ले, अपने कॉमन सेंस को उपयोग करे जगहों पर, वो सोचे, खुद के दिमाग से सोचे कि ये चीज सही है या गलत है,
ये उनका मानना भी था। इसलिए उनकी आइडियोलॉजी जो है ना, उनकी जो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा आइडियलिज्म को प्रमोट नहीं करती है, मतलब बहुत ज्यादा आदर्शवाद को प्रमोट नहीं करती है। उनकी आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो वो कहेंगे प्रैक्टिकली अप्रोच रखती है, व्यवहारिक अप्रोच रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गांधी जी को जो आइडियोलॉजी है, मतलब जो उनका आदर्शवाद, मतलब आइडियोलॉजी मतलब जो उनकी विचारधारा है, वो विचारधारा आदर्शवाद की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई नहीं है, वो व्यवहारिक पक्ष की तरफ झुकी हुई है, व्यवहारिक पक्ष पर वो जोर देती है। ठीक, तो उन सब चीजों को हमें दिमाग में लेकर चलना है और आगे बढ़ना है। फिर से बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश में तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा ही, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में एथिक्स के पेपर के हिसाब से, ठीक है, और सेकंड पेपर के हिसाब से एमपीपीएससी मेंस में, यूपीएससी में भी तो मैं उतना इंग्लिश में आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा मेनली लेक्चर एमपीपीएससी डेडिकेटेड कहीं ना कहीं रहता है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज आज काफी ज्यादा करूंगा अपने लेक्चर में, ताकि ऐसे राइटिंग का कंटेंट भी आपको भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में बहुत सारी चीजें ना मिले, इंग्लिश में भी आपको जो मेन वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज हिंदी वर्ड्स आप जरूर नोट करें, क्योंकि ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। चलिए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आपको पता ही है, महात्मा गांधी। अब थोड़ा सा हम इनकी इनिशियल लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनिशियल लाइफ से जुड़े जुड़े फैक्ट्स क्या क्या हैं। आप सोच रहे हैं फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, कहां पर फैक्ट्स पूछे जाते हैं? प्रीलिम्स में। और ध्यान रहे, मैं आज का लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में लेक्चर नहीं है मेरा। ठीक है, जहां रेफरेंस देने की बात होगी वहां मैं कुछ रेफरेंस जरूर दे दूंगा, लेकिन इनके सारे आंदोलन, इनके सारे कार्य जो उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में किए और जो कहीं ना कहीं हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो कार्य किए, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में ही समझाऊंगा। गांधी युग में जो गांधीयन एरा हम स्टडी करेंगे, उस गांधीयन एरा के दौरान मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो इनकी विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी को समझने वाला लेक्चर है। ठीक है, इनकी विचारधारा को समझकर, क्योंकि इनकी विचारधारा अगर आपने एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ ली तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब आप ध्यान रखिएगा, किसी भी हम थिंकर को पढ़ रहे हैं, किसी भी फिलोसोफर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोशल रिफॉर्मर को पढ़ रहे हैं, मतलब हम किसी भी विचारक को पढ़ रहे हैं, या हम किसी दार्शनिक को पढ़ रहे हैं, या फिर हम किसी जो हमारे थिंकर्स को, जैसे विचारक हम बोलते हैं हिंदी में, और मैंने एक और वर्ड बताया है आपको, फिलोसोफर, दार्शनिक हो गया, सोशल रिफॉर्मर्स। तो सोशल रिफॉर्मर्स का हिंदी होता है सामाजिक कार्यकर्ता। जब हम इन लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि सबसे पहले यह पता हो कि इनका बर्थ प्लेस क्या है और ये कहां से रिलेटेड है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, व्यक्ति के जन्म स्थान का, उस आसपास के परिवेश का, उस आसपास की ज्योग्राफी का उस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, उसकी पर्सनालिटी पर उसका इंपैक्ट आपको दिखाई देता है। ठीक, इसलिए जरूरी है जानना कि व्यक्ति कहां से रिलेटेड रहा है, किन जगहों से रिलेटेड रहा है, किन जगहों पर उसकी एजुकेशन हुई है, कैसे लोगों के साथ वो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारी जो एक सोचने की क्षमता है उस व्यक्ति के प्रति वो डेवलप होती है, कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों का प्रभाव इस व्यक्ति पर पड़ा होगा। इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले इनकी इनिशियल लाइफ की। चलिए, इनिशियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल लाइफ में मतलब प्रारंभिक जीवन। ठीक है, तो प्रारंभिक जीवन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डेट एंड, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म और जन्म का समय। तो अक्टूबर 2 अच्छा तरीके से आपको पता है 1869, कहां? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। इज दैट क्लियर? कहां पर? पोरबंदर, गुजरात। मतलब कहीं ना कहीं इन पर गुजरात के कल्चर का, ठीक है, गुजरात के कल्चर, गुजरात की लैंग्वेज का जो है असर आपको दिखाई देगा, डेफिनेटली दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए 2 अक्टूबर को, हमें यहीं पर एक चीज क्लियर कर दूं, 2 अक्टूबर को यूएनओ ने डिक्लेयर कर दिया है, यूएनओ डिक्लेयर्ड, ठीक है, 2 अक्टूबर को यूएनओ ने क्या डिक्लेयर किया है? यूएनओ डिक्लेयर्ड October 2 एज व्हाट? वर्ल्ड इनवॉयलेंस, ठीक है, डे, विश्व अहिंसा दिवस। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस घोषित कर चुका है। इज दैट क्लियर? आप देखिए, ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी कहीं ना कहीं हो जाता है।
तो थोड़ा सा मैं इसको यहीं पर इलेबरेट कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए 2 अक्टूबर को वर्ल्ड इनवायलेंस डे, विश्व हिंसा दिवस मनाया, तो इसका आज के समय में वर्ल्ड इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस आज के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल इसका सिग्निफिकेंस आज के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गांधी जी को जब मैं अहिंसा का सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो सिद्धांत में आपको समझाऊंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विश्व अहिंसा दिवस की बात करें तो वर्तमान समय में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के इशू चल रहे हैं, ठीक है, चाइना अमेरिका के इशू चल रहे हैं, साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, और चाइना कहीं ना कहीं अपनी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और कहीं ना कहीं जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो उसको ही बहुत ज्यादा फॉलो करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्क्सवाद बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन कई जगहों पर मार्क्सवाद प्रासंगिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे का हक छीनकर किसी को दे देना वो कहीं ना कहीं अपने आप में गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी छीनकर किसी को दे देना, वो भी इलीगल तरीके से, वो भी पावर के दम पर, तो वो चीजें तो काफी गलत हो जाती है। तो जिस तरीके से वर्ल्ड का सिनेरियो है और जिस तरीके से वर्ल्ड में आतंकवाद, ठीक है, टेररिज्म, अलगाववाद, देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, और आप देख रहे हैं एट प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है कोरोना वायरस। हो सकता है कि कोरोना वायरस इज द स्टार्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल वॉर इन द वर्ल्ड, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो न्यू रिसर्च आ रही है, जो न्यू उस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनमें ये बात आ रही है कि हो सकता है कि चाइना ने कहीं ना कहीं अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर्स को वर्ल्ड में और अपनी धाक जमाने के लिए, अपने आप को एज अ सुपर पावर रिप्रेजेंट करने के लिए मे भी ऐसा किया हो कि उसने बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग कर लिया हो। सबसे बड़ा खतरा आज के समय पर विश्व में जो मंडरा रहा है वो कौन सा है? वो बायोलॉजिकल वेपन ही है। ठीक, एक समय था जब परमाणु अस्त्रों का विकास हुआ तो कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो है शांति के आधार पर जो है हम आगे बढ़ेंगे और परमाणु जो शस्त्र है उनका उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जापान की जो विभीषिका है, जापान का जो एक बहुत दर्दनाक जो कहानी आपने देखी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसने सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा युद्ध में उलझता है, कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा अगर युद्ध नीति पर चलेगा तो कहीं ना कहीं परमाणु बम जैसे हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। लेकिन आज के समय में भी वही इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों कोई राष्ट्र बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सब पूरे सिनेरियो में आप देखेंगे तो विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड इनवायलेंस डे का महत्व बहुत ज्यादा प्रासंगिक आज के समय में हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनवायलेंस की जरूरत आज विश्व को है, देशों को इनवायलेंस को फॉलो करने की जरूरत आज के समय में है, इसकी नीड है। अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उस ह्यूमन बीइंग, उस समस्त मानव जाति का अस्तित्व खतरे में आ सकता है अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो इसीलिए जो वर्ल्ड इनवायलेंस डे है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाया है, कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको आई होप जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से चीजें समझ में आई होंगी कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, और आप आपके दिमाग से भी चीजें सोच सकते हैं बिल्कुल कि क्यों ये आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इनिशियल लाइफ में तो फादर तो पता ही आप लोगों के कौन है, फादर है करमचंद गांधी। ठीक है, इज दैट क्लियर? और मदर, मदर आपको पता ही है कौन है, पुतलीबाई। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, फैमिली का इफेक्ट होता है बच्चे पर, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। इनके पिताजी राजकोट रियासत के दीवान थे ना, राजकोट रियासत के क्या थे? दीवान। तो राजकोट रियासत के दीवान मतलब उनको कानून की समझ होगी, सीधी सी बात है। किसकी समझ होगी? कानून की समझ। ठीक, मदर जो है वो बहुत रिलीजियस, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही, धार्मिक मतलब अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला, अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला, मतलब बहुत ही ज्यादा रिलीजियस वुमेन रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इन दोनों का प्रभाव भी आपको जो है गांधी जी पर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए गांधी जी क्या है, बहुत अच्छे कानून के जानकार भी बने। ठीक है, एक अच्छे समाज सुधारक बने। ठीक, एक अच्छे धर्म सुधारक बने। ठीक है, अब देखिएगा ये सारी चीजें, एक अच्छे दार्शनिक हुए। ठीक, एक अच्छे विचारक हुए, राजनीतिक विचारक भी हुए, मतलब ये सब गुण उनमें कहीं ना कहीं मौजूद थे। अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं वकील के साथ साथ एक जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बने,
ठीक है, और अच्छा रणनीतिकार व्यक्ति बने, धार्मिक प्रवृत्ति भी उनके अंदर थी, इसीलिए लोगों ने उनको क्या बोला, संत बोला, महात्मा, क्या बोला उनको, महात्मा। तो कहेंगे दोनों गुण उनके अंतर्गत थे, कानून का तो नॉलेज था ही, और साथ में महात्मा संत वाला जो ज्ञान था वो भी उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में था। क्यों? क्योंकि उनके परिवार की ही चीजों का उन पर इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, उन पर प्रभाव आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलेगा, स्टार्टिंग से ये प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उन पर कुछ और चीजों का प्रभाव भी पड़ा है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं आगे वो आने वाला है। ये कहने गांधीयन जो विचारधारा है, गांधी की जो फिलोसफी है, उस फिलोसफी पर, उस थिंकिंग पर बहुत ज्यादा प्रभाव किन बुक्स का, किन लोगों का और किस दर्शन का, किस फिलोसफी का पड़ा है, वो आगे हम अभी देखने वाले हैं। ठीक, अब इसी के साथ हम अगर आगे बढ़े तो गांधी जी ने बैरिस्टर की उपाधि ली, कहां से, इंग्लैंड से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उसके बाद वो कहां रहे, 1893 से 1893 से 1914 के आसपास तक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सत्य के साथ अपने प्रयोग किए, कहां, और कलर जो है, डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद जो है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, कहां पर, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 के आसपास तक, और वहां से ख्याति प्राप्त की, वहां से वो प्रसिद्ध हुए। उसके बाद वो भारत आए, और भारत में पता ही आप उन्होंने अगर क्या किया, गांधी युग जो है पूरा उन्होंने बना दिया, और लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। वो बहुत ज्यादा जो है व्यक्ति, मतलब हम कह सकते हैं कि गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति के असाधारण कार्य, उनके जो कार्य हैं वो कई सारे असाधारण कार्य हैं। मुझे लगता है देखिए कि यह व्यक्ति कैसे इस टाइप के कार्य कर सकता है, क्योंकि बहुत साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतनी ऊंची सोच और इतने बड़े काम किस तरीके से करेगा, ये तो कहीं आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे ही, लेकिन आप उनकी विचारधाराओं को आप आगे समझिए। ठीक, तो आप देखिए लिटरेसी इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लिटरेसी इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी जी। गांधी जी की जो साक्षरता थी, ठीक है, गांधी जी की जो शिक्षा थी, उस पर किसका प्रभाव पड़ा, ठीक है, इनकी शिक्षा पर प्रभाव। मैं ऐसा लिख दूं तो आपको समझ में आएगा इनकी शिक्षा पर किन चीजों का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अगर आपने समझ लिया तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ध्यान रहे, अब आप यहीं से एक चीज खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए। खुद का एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले जो आपकी सोच थी और जो आज की एक सोच है चीजों को पढ़ने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर आता है। ठीक है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे जो चीजें पुरानी हमारे साथ रही हैं, ठीक है, राजनेताओं के बारे में या धार्मिक व्यक्तियों के बारे में, धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में, सामान्य फैली कुरीतियों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपकी समझ कहीं ना कहीं विकसित हुई है। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उस चीज का प्रभाव आपकी जीवन शैली और आपके कर्तव्य में भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो ये गांधी जी के साथ हुआ कि उनके जो विचार हैं, उनके जो कार्य हैं, ठीक है, उन सभी पर कहीं ना कहीं जिन चीजों को उन्होंने स्टडी किया उनका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा किस चीज से प्रभावित हुए, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गांधी जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो गांधी जी ने वेस्टर्न फिलोसफी को भी फॉलो किया है। किसको फॉलो किया है? वेस्टर्न फिलोसफी, मतलब कि पश्चिमी दर्शन को भी इन्होंने फॉलो किया है। पश्चिमी दर्शन का मतलब समझते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है ना, और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह ये कंट्रीज आती हैं। अच्छे तरीके से आपको पता होगी ये चीज। तो पश्चिमी दर्शन को इन्होंने फॉलो किया और कहीं ना कहीं जो इंडियन एंशिएंट, ठीक है, इंडियन एंशिएंट जो फिलोसफी है कहीं ना कहीं उसको भी इन्होंने फॉलो किया है। मतलब जो प्राचीन भारतीय दर्शन है, प्राचीन भारतीय दर्शन, ध्यान रहे हिंदी में भी नोट करते हुए चले, इंग्लिश मीडियम वाले, बार बार बोल रहा हूं, प्राचीन भारतीय दर्शन को भी इन्होंने फॉलो किया है। कैसे फॉलो किया वो हम थोड़ा सा देखते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी, पश्चिमी दर्शन में इन्होंने किन किन चीजों को विशेष तौर पर फॉलो किया, हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, और इंडियन एंशिएंट कल्चर में किन किन चीजों को फॉलो किया। तो वेस्टर्न फिलोसफी की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न फिलोसफी में इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा जोहान रस्किन का। किसका प्रभाव पड़ा? जोहान रस्किन की बुक है, ठीक है, जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, इनकी बुक है कौन सी? अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट वन ऑफ द वेरी फेमस बुक ऑफ जॉन रस्किन, ठीक है, एंड गांधी जी वाज टू मच इन्फ्लुएंस अंडर द अनटू दिस लास्ट बुक, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनटू दिस लास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। If you will study about this, तो you will learn that what is the relevance of unto this last. चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो unto this last, ठीक है,
अंटू दिस लास्ट का इन पर प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं, एमर्सन, ठीक है, इमर्सन पर का इफेक्ट इन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो थोरो है, इनका इफेक्ट इन पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो लियो टॉलस्टॉय है, लियो टॉलस्टॉय, इनका प्रभाव भी इन पर जो है देखने के लिए आपको मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर विजिबल हो जाए, ठीक है। और इसी में जो द बाइबल है उसका प्रभाव भी इन पर आपको देखने के लिए काफी मात्रा में मिलेगा। किसका? द बाइबल का, इसका प्रभाव भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इंडियन एंशिएंट कल्चर की अगर मैं बात करूं या इंडियन एंशिएंट फिलोसफी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन एंशिएंट फिलोसफी में आप देखेंगे तो द गीता, इसका प्रभाव इन पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बुद्धिज्म का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको जैनिज्म का प्रभाव इन पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और जो सनातन रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन की परंपराएं हैं, उनका प्रभाव तो इन पर देखने के लिए मिलेगा ही। तो इन सब का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इन पर देखने के लिए मिलता है। नानक का प्रभाव इन पर देखने के लिए मिलेगा, रैदास का प्रभाव इन पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है इन सबसे सीखकर आगे बढ़े थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है गांधी जी ने, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में, ठीक है, इन्होंने अपने विचारधारा में, मैंने पहले ही बताया है कि इन्होंने अपनी विचारधारा में सबसे ज्यादा जोर दिया है व्यवहारिक पक्ष पर। किस पर जोर दिया है? इन सब चीजों के व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यहां से कोट करना चाहूं, जैसे मान लो गीता की बात करूं, द गीता, ठीक है। तो गीता से इन्होंने जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म जो है, जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है गीता में, एक कर्म करो और फल की चिंता मत करो, उस व्यवहारिक पक्ष पर इन्होंने जोर दिया है, उस कर्म पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। मतलब उस वर्क जो है उस पर इन्होंने जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अप्रोच रखकर गांधी जी चल रहे थे। तो इन सब चीजों का प्रभाव जो है गांधी जी पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन सब का रेफरेंस लगेगा वहां पर। तो ध्यान रहे कि इनकी शिक्षा पर जो प्रभाव है वो इन सब चीजों का है। मतलब अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गांधी जी जो हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इन सब जो उन्होंने अपने प्रयोग किए हैं, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने जो अपने कार्य किए हैं, उन सब कार्यों में इन सब चीजों की झलक आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अब आप ये कंसेप्ट जो है दिमाग में रखें और इसको कोरिलेट वहां पर आप कर लें, ठीक है। अगला देखते हैं गांधी जी के लिटरेसी वर्क्स। लिटरेसी वर्क्स मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए, ठीक है। इन्होंने किस किस चीज से शिक्षाएं दी, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, कौन से इन्होंने कार्य किए हैं। इन सब चीजों को पढ़कर कोई कैसे कार्य शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर पाएगा। देखिए इन्होंने जबरदस्त कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में। सर्वोदय इन्होंने लिखी पुस्तक 1908 में। कब लिखी? 1908 में, ठीक है। और सर्वोदय क्या था? सर्वोदय था ट्रांसलेशन ऑफ, ठीक है, unto this last, is that clear? इसका ट्रांसलेशन था सर्वोदय, किसमें? इन गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने unto this last का जो है कहीं क्या किया था? ट्रांसलेशन कर दिया था। ओके, जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है ना, जो नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट है, विशेष तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित है इससे। मतलब जो अहिंसा वाला जो कंसेप्ट है, वो अहिंसा वाला कंसेप्ट इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। ट्रांसलेशन ऑफ अनटू दिस लास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक। अगली इनकी जो बुक थी वो थी हिंद स्वराज। कौन सा स्वराज? हिंद स्वराज 1909। हिंद स्वराज पर भी आपको बहुत ज्यादा इस बुक का जो है प्रभाव देखने के लिए मिल जाएगा। उस इनकी वन ऑफ द वेरी फेमस बुक, बहुत फेमस, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पर भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। कब लिखी गई थी? 1927 में। इज दैट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो इन्होंने इन पर जिन पुस्तकों का प्रभाव रहा, इनकी पुस्तकों पर उन चीजों का प्रभाव देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये तो हर जगह होता है, आप पर भी कई सारी, आप जो चीजें आज पढ़ रहे हैं, भविष्य में अगर आप कोई बुक लिखते हैं, भविष्य में आप कोई आर्टिकल लिखते हैं या कुछ भी अगर आप करते हैं, तो उन सब चीजों पर जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रभाव डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल तय बात है।
और उसके साथ जिस सामाजिक परिवेश में आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी के आसपास की घटनाएं, उस नेशन की जो घटनाएं हैं वो, और जो आपके समय में जो वर्ल्ड का सिनेरियो चल रहा है, जो वर्ल्ड में घटनाक्रम चल रहा है, उन सबका कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा और आपके ज्ञान के स्तर पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि गांधी जी के साथ भी होना ही था। एज एन एडिटर हम देख लें, आप सोच रहे होंगे क्या ये फैक्ट्स ही फैक्ट्स पढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, ये तो शुरुआत है, ठीक है। तो एज एन एडिटर की अगर हम बात करें तो मतलब संपादक के रूप में, है ना, संपादक के रूप में अगर हम गांधी जी की बात करें तो संपादक के रूप में इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं वो हम देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इसमें इन्होंने काम किया, इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा वेरी फेमस यंग इंडिया, बहुत फेमस, सुना होगा आपने, कौन सा इंडिया? यंग इंडिया, जिसको नवजीवन बोलते थे, किसमें? गुजराती में नवजीवन, गुजराती में इसको क्या बोलेंगे हम? नवजीवन। यंग इंडिया इंग्लिश में आता था, ठीक, बहुत फेमस, 1933 से 42 तक के आसपास चला है ये, ओके। कौन सा? इंडिया, यंग इंडिया। इसके अलावा हरिजन, बहुत फेमस है ये भी, इनका जो मैगजीन है वो 1999-31 के आसपास तक, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज में आता था, इंग्लिश में भी आता था, ठीक है, गुजराती में भी आता था और हिंदी में भी। तो कहीं ना कहीं ये जो है संपादक के रूप में इन्होंने ये वाले जो कार्य हैं वो किए। चलिए देखें हम आगे। तो मेन फैक्ट्स ये हो गए। ध्यान है प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। कुछ और फैक्ट्स बता दूं इनके बारे में, फिर हम बढ़ते हैं आगे। कुछ और फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लास्ट में, अदर नेम। देखिए फैक्ट्स तो वैसे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे इनके बारे में है, बट मैं यहां पर जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वही फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। अदर नेम की बात करते हैं। अदर नेम इनके और क्या क्या थे? अगर मैं अदर नेम की बात करूं तो कौन कौन से नेम और किस किसने क्या क्या नेम दिए, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला इनका नाम आपको पता है, ये महात्मा, ठीक है, मतलब संत। ये नाम इनको किसने दिया, क्यों दिया? तो महात्मा या संत, ये नाम दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाम दिया 1917 में, 1917 में। सेकंड, मलंग बाबा। कौन से? मलंग बाबा, या फिर जो है नंगा फकीर, बहुत फेमस है ये, तो सुना होगा आपने, ठीक है। ये नाम इनको दिया कबाइलीज, ठीक है, ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कभी कबीलियाज थे, उन्होंने इनको नाम दिया 1930 में, 1930 में। थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट नाम, हाफ नेक्ड, अर्धनग्न फकीर। ये तो आया भी है प्रीलिम्स में, ठीक है। हाफ नेक्ड संत या अर्धनग्न फकीर की अगर हम बात करें तो मैं लिख दूं अर्धनग्न फकीर। ये नाम इनको दिया है किसने? ये नाम इनको दिया था विंस्टन चर्चिल ने। किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ये नाम विंस्टन चर्चिल ने दिया। कब दिया? 1931 में, 1931 में। और लास्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से पता है, राष्ट्रपिता, ठीक है। तो राष्ट्रपिता इनको नाम दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस, ठीक। इज दैट क्लियर? और ये थोड़ा सा कंफर्म मुझे नहीं है कब दिया, मेरे ख्याल से 1944 के आसपास की बात है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपिता मतलब फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारे फैक्ट्स इनके बारे में इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए, है ना। यहां पर जिसका सबसे ज्यादा रेफरेंस लगेगा वो फैक्ट्स हैं जिन पुस्तकों का, जिन विचारधाराओं का इन पर प्रभाव पड़ा है, उनका रेफरेंस यहां पर आपको बार बार देखने के लिए मिल सकता है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अब हम इसको मेन जो विचारधाराएं हैं उनके हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गांधी जी की विचारधारा, और सबसे पहले उनके नैतिक विचारों को हम समझ लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप अच्छे से डालें, वो है महात्मा गांधी के नैतिक विचार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? महात्मा गांधी के नैतिक विचार, एथिकल व्यू, ठीक है, एथिकल व्यू ऑफ महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी के एथिकल व्यू। ये हम थोड़ा सा देखते हैं, उनके नैतिक विचारों को हम देखते हैं।
कि इनके नैतिक विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा है, ठीक, किस तरह के इनके नैतिक विचार थे, किन चीजों को ये फॉलो करते थे, वो सब चीजें यहां पर आपको समझनी है और देखनी है। और आज के समय में उसका रिलेवेंस क्या है वो भी हमें देखना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में, तो देखिए आप ये फॉलो करते थे नव वेदांत दर्शन ना, किसको फॉलो करते थे, नव्य वेदांत दर्शन को फॉलो करते थे। चूंकि गांधी जी के जो नैतिक विचार है, ठीक है, जो एथिकल व्यू है, यहां पर फिर से लिख रहा हूं एथिकल व्यू, गांधी जी के एथिकल व्यूज पे बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा है वेदांत दर्शन का। कौन से दर्शन का, वेदांत दर्शन, ठीक है। दूसरा उपनिषद है ना, दूसरा कौन सा है, उपनिषद, और थर्ड है गीता। इन सब का प्रभाव आपको काफी ज्यादा इनके नैतिक विचारों पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो मैंने उधर बताया है वो तो है ही, उनका प्रभाव तो देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन अगर विशेष तौर पर नैतिक विचारों की बात अगर आ जाए, एथिकल व्यूज की अगर बात आ जाए, तो इन तीनों का प्रभाव काफी ज्यादा आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगा। ओके, तो नव वेदांत दर्शन। अब नव वेदांत दर्शन क्या है, ठीक है। नव वेदांत दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, वो कहीं ना कहीं ये यथार्थवाद की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, यथार्थवाद की तरफ, ठीक है। और व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर देता है, व्यवहारिक पक्ष पर जोर, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली अप्रोच पर जोर देता है, प्रैक्टिकली अप्रोच को डिफाइन करने की कोशिश करता है। कैसे, अगर मैं इसमें बात करूं तो नव वेदांत दर्शन में गांधी जी ने क्या चीज सीखी और उन्होंने क्या माना। उन्होंने क्या माना कि जो जगत है, ठीक है, जगत को ब्रह्म मानने की जगह पर, ध्यान समझिएगा, जगत को ब्रह्म मानने की जगह पर, ठीक है, उन्होंने क्या माना, उन्होंने ईश्वर की अभिव्यक्ति माना, ईश्वर की अभिव्यक्ति माना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ईश्वर की अभिव्यक्ति माना है। मतलब गांधी जी ने जगत को ब्रह्म मानने की जगह पर ईश्वर की अभिव्यक्ति मान लिया है। मतलब ऐसा कहने का मतलब क्या है कि गांधी जी ये मानते हैं कि जगत कोई भ्रम नहीं है, जो चीजें आप देख रहे हैं इनमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। उन्होंने इन डाउट्स को सबको हटाकर क्या माना, उन्होंने सिंपली एक चीज बोली कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, प्रकृति के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, मतलब गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि गॉड इज एवरीवेयर, ये उनका कॉन्सेप्ट था कि हर जगह क्या है, ईश्वर है। जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, ठीक है, स्पेशली जो सजीव हैं, ठीक है, जो लिविंग हैं, उन लिविंग में उन्होंने क्या बोला कि विशेष तौर पर कहेंगे ईश्वर का वास है। तो उन्होंने क्या बोला, इस चीज को देखो कोट करिए आप, जगत को ब्रह्म मानने की जगह पर ईश्वर की अभिव्यक्ति मानना, मतलब जो भी चीजें इस दुनिया में हैं, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये फॉलो कर रहे हैं एक ऐसी चीजों को जिसमें आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि मैंने बोला ना यथार्थवाद या फिर व्यवहारिक पक्ष पर जोर देना, मतलब ये है कि ये एक जो प्रभुसत्ता है उसको नकारते हैं, है ना। प्रभुसत्ता से मतलब कि कोई बहुत परलौकिक चीजें हैं, परलौकिक शक्तियां हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है, ये उसके अस्तित्व को नहीं नकार रहे हैं, ये ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। लेकिन ये जो कल्पनाशील जगत है, उस कल्पनाशील जगत से दूर रहकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं ना, ये लोग ही तो ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। ईश्वर की अभिव्यक्ति मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं, जो सजीव चीजें हम देख रहे हैं, वो खुद ही तो ईश्वर है, उनके अंदर ही ईश्वर विद्यमान है। मतलब को आपको ईश्वर को कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। वो किसके बीच में है, वो लोगों के ही अंदर छुपा हुआ है। मतलब प्रकृति के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, मतलब प्रकृति कण कण में है, जो प्रकृति को बनाया है वो कहते हैं ईश्वर की देन है। और हमें ईश्वर की जो खोज है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए बेवजह, हमें कहीं नहीं जो उसका व्यवहारिक पक्ष है उस पर जोर देना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये थोड़े से जो होलियोक है उनसे प्रभावित दिखते हैं। किससे प्रभावित दिखते हैं, होलियोक से प्रभावित दिखते हैं। क्योंकि होलियोक का मानना भी क्या था, होलियोक जो है वो भी कहीं ना कहीं इहलोकवाद पर विश्वास करता है। किस पर, इहलोकवाद पर विश्वास। इहलोकवाद मतलब इस जगत पर विश्वास, ठीक है। अब एक अलग जगत में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब अपनी जगह है। इहलोकवाद पर विश्वास मतलब कि एक जो वर्तमान जगत है, ठीक है, उस पर वो विश्वास करने की बात करते हैं, उस पर वो विश्वास दिखाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें हैं तो इनका एक नैतिक दर्शन ये कहता है कि इन सब चीजों के साथ अगर हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं अब हमने मान ली कण कण में ईश्वर अगर विद्यमान है तो
जब कण कण में ईश्वर विद्यमान है तो जो मानव सेवा है वही कौन सी सेवा होगी? प्रभु सेवा होगी। इसका सार क्या निकाला फिर उन्होंने कि जो मानव सेवा है, ठीक है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है ना। मानव सेवा ही कौन सी सेवा है? प्रभु सेवा है। क्यों? क्योंकि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, मतलब मनुष्य भी किसका रूप है? ईश्वर का ही एक रूप है। उसकी सेवा ही जो है कहीं ना कहीं वो ईश्वर की सेवा मान ली जाएगी। इज दैट क्लियर? अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा इतनी खतरनाक बातें प्रवचन में, बिल्कुल नहीं, ये सब जनरल बातें हैं, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने और बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर करने वाली बातें हैं। लेकिन जनरली आज के समय में हो क्या गया, हमारा परिवेश ऐसा हो चुका है, हमारे आसपास की चीजें ऐसी हो गई हैं कि कहीं ना कहीं हम अच्छी चीजों को सीखने के प्रति ध्यान कम ही दे पाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे इसमें अगर हम देखें तो वेस्टर्न फिलोसफी एंड रिलीजन से क्या आप सीख रहे हैं। तो देखो वेस्टर्न फिलोसफी एंड रिलीजन की अगर हम बात करें तो क्या चीज होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें हम आगे। तो अब देखिए इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने क्या किया है। अब हम अगर इसमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी कि गांधी जी ने सिद्धांत दिया है पंचव्रत का, पंचव्रत का सिद्धांत, ठीक है। इन पंचव्रतों में सबसे ज्यादा जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है, वो कौन सा है वो हम पहले देखते हैं। पंचव्रत के सिद्धांत के साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पंचव्रत में अगर हम बात करें तो कौन कौन आएगा हम वो देख लेते हैं। पंचव्रत में सबसे पहले है अहिंसा, ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस। सबसे पहले किसकी बात की है? नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात की। सबसे सर्वाधिक ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं एग्जामिनेशन में। कहां से? अहिंसा से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेकंड जो बात की है वो कहां से की है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड बात की है? वो की है सत्य, मतलब ट्रुथ, ट्रुथ से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो बात इन्होंने की है अस्ते से की है। अस्ते मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, है ना। अस्ते मतलब क्या? चोरी ना करना। यहां पर आपको दिखाई देगा थोड़ा सा कहीं कहीं बुद्धिज्म, कहीं कहीं जैनिज्म का प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। आप बोलेंगे ये तो बुद्धिज्म जैनिज्म शायद चल रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि गांधी जी ने बहुत ज्यादा न्यू कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने चीजों को सिर्फ व्यवहारिक रूप दिया है। मतलब उन्होंने कोई न्यू खुद की आइडियोलॉजी विकसित नहीं की है, खुद की कोई विचारधारा विकसित नहीं कर दी है, उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया है इस तरीके से, ठीक। हम तो पंचव्रत में ये बात है। उसके बाद अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपरिग्रह, ठीक है, ओके। जो नॉन पोजीशन है, नॉन पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपरिग्रह नॉन पोजीशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो अगर हम समझने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू गांधी जी, तो उससे जुड़ा रहेगा। समाज अर्थशास्त्र, सामाजिक जो अर्थशास्त्र है ये उससे कहीं ना कहीं जुड़ेगा। और लास्ट इन्होंने बोला है, फिफ्थ जो है वो है ब्रह्मचर्य ना। लास्ट इन्होंने किसकी बात की है? ब्रह्मचर्य की बात की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। ये गांधी जी के कहने में पंचव्रत है ना। फर्स्ट इन्होंने जो बात की है किसकी बात की है? फर्स्ट इन्होंने बात की है ब्रह्मचर्य की, मतलब कि सेलिबसी, इसकी इन्होंने बात की है। इज दैट क्लियर? प्रोहिबिटेड टू चैस्टिटी, है ना। इसका मतलब क्या? प्रोहिबिटेड, ठीक है, टू चैस्टिटी, ठीक है, मतलब कामुकता वाले विचारों का निषेध या ऐसे विचार मन में ना लाना, ऐसा इनका मानना है, ठीक। बड़े आगे अब एक और बातें हैं। अब जब हम इन चीजों में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एनालिसिस भी करवाऊंगा और वर्तमान समय में उसका रिलेवेंस भी बताऊंगा। अब इसमें आपको अपने ओपिनियंस भी तैयार करते हुए चलना है। पहले बताया अपने ओपिनियंस किस तरीके से तैयार करने हैं, बिना किसी पॉलिटिकल विचारधारा के। जो आज की वर्तमान राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा है उसको छोड़कर थोड़ा सा अपना व्यू देने की इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक व्यू रखने की यहां पर आप कोशिश करेंगे, ठीक। एक ईमानदार व्यू जिसको बोलते हैं, एक ईमानदार नजरिया जिसको बोलते हैं, वो आप यहां पर रखने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए पंचव्रत। पंचव्रत के साथ साथ कुछ और बातें हैं जो मैं बता देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट हैं, जो गांधीवादी विचारधारा पर जिनका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रमुख गांधीवादी विचारधारा क्या है? प्रमुख गांधीवादी, ठीक है, विचारधारा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, ये तो पंचव्रत की बात हो गई, लेकिन प्रमुख गांधीवादी विचारधारा में किन किन बातों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है सत्य एवं
अहिंसा, ठीक है, सत्य एवं अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सर्वोदय, सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय अवधारणा पढ़ेंगे आप। ये सारी चीजें जो है मैं बोर्ड पर जो समझा रहा हूं इनको पूरा इन डिटेल हमें पढ़ना रहेगा आज, ठीक, जिनमें कुछ कुछ चीजों की डिटेल काफी ज्यादा है, जैसे सत्य और अहिंसा, ये तो यहीं पर हो जाएगा, इसकी डिटेल आपको काफी ज्यादा पढ़नी रहेगी, मतलब इसमें अहिंसा की डिटेल आपको काफी ज्यादा पढ़ना है, सत्याग्रह में काफी ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक तरीके से हमें देखना है। उसके बाद स्वराज, उसके बाद क्या है, स्वराज है, ठीक है। उसके बाद है ट्रस्टीशिप, किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रस्टीशिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्टीशिप। और नेक्स्ट है स्वदेशी, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख गांधीवादी विचारधारा के मेन एलिमेंट्स, मेन तत्व आपको देखने के लिए मिलेंगे, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, ट्रस्टीशिप और स्वदेशी, है ना। इसका इंग्लिश भी ये सर्वोदय, इसका इंग्लिश भी स्वराज है, ट्रस्टीशिप का ट्रस्टीशिप भी है और स्वदेशी। ट्रस्टीशिप जो जुड़ता है, ट्रस्टीशिप में थोड़ा सा यहां पर कोरिलेशन कर लूं, थोड़ा सा, ट्रस्टीशिप आपका जुड़ेगा अपरिग्रह से, किससे जुड़ेगा, अपरिग्रह से, ओके। इसका एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, भूदान आंदोलन, ठीक है, ग्रामदान आंदोलन, कभी कभी सुना हो तो, नहीं सुना कोई बात नहीं, आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसका एग्जांपल आप कोट करेंगे। बाकी सत्य अहिंसा, सत्याग्रह के बारे में तो सुना ही होगा आपने, है ना। स्वदेशी के बारे में बिल्कुल सुना होगा, ठीक है। स्वदेशी मतलब किससे रिलेटेड, आज के समय में आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड, ठीक। उस परिप्रेक्ष्य में हम इसकी चर्चा करेंगे। स्वराज जो है ये पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड है, राजनीतिक विचारधाराओं से रिलेटेड है, राजनीतिक दर्शन से रिलेटेड है, क्लियर। और सत्याग्रह में अगर आप देखेंगे तो सत्याग्रह में एग्जांपल कोट करेंगे, मार्टिन लूथर किंग यूएसए में, नेल्सन मंडेला कहां पर, साउथ अफ्रीका में, और आंग सान सू की कहां, म्यांमार में। इन लोगों ने गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करके, ठीक है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाकर सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर जो है अपने आप को स्थापित किया है उन कंट्रीज में। तो प्रमुख गांधीवादी विचारधारा और वर्ल्ड के साथ इसका कनेक्शन क्या है, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत ज्यादा बातें इस पर डिस्कशन करनी है, बिल्कुल आपको इसमें काफी कुछ ज्यादा चीजें डिस्कशन करनी है, चूंकि 2-3 टॉपिक्स काफी बड़े हैं थिंकर्स फिलोसोफर में, वो है महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और बुद्धिज्म आपको काफी ज्यादा डेप्थ पढ़ना रहेगा, है ना। तो ये कुछ 3-4-5 टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा डेप्थ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम सबसे पहले आज किसकी बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले अब बात करते हैं किसकी, अहिंसा की, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले पंचरत्न की बात करते हैं, और पंचरत्न में जो जो चीजें हो जाएंगी उनमें से फिर उसके बाद जो जो चीजें बचेंगी उनकी हम बात करेंगे गांधी जी की आइडियोलॉजी में, उनकी विचारधारा, ठीक है। तो पंचरत्न पहला है अहिंसा, इसको थोड़ा सा हम एलिब्रेट कर समझते हैं, नॉन वायलेंस को हम एलिब्रेट कर समझते हैं। जब हम नॉन वायलेंस को एलिब्रेट कर समझेंगे तो क्या क्या चीजें यहां पर देखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट है अहिंसा, है ना। तो अहिंसा में गांधी जी ने सबसे इंपॉर्टेंट जो अहिंसा पर प्रभाव पड़ा है, अहिंसा में गांधी जी फॉलो करते हैं उपनिषद दर्शन को। किसको फॉलो करते हैं, उपनिषद दर्शन, जो उपनिषद फिलॉसफी है, ठीक है, उस उपनिषद फिलॉसफी को गांधी जी फॉलो कर रहे हैं, किसमें, अहिंसा के कंसेप्ट में। कैसे, बहुत बड़ी बात है। उपनिषद दर्शन में एक बात बोली जाती है, ठीक है, ईसावास्यमिदम, ईसावास्यमिदम, सॉरी मिदम नहीं, ईसावास्यमिदम सर्व, ईसावास्यमिदम सर्व, ठीक है। इस विचार को गांधी जी फॉलो करते हैं, और ये विचार कहां से आया है, ये विचार आया है उपनिषद से, ठीक है। अब इस विचार का मतलब क्या है, इस विचार का मतलब पहले भी मैं आपको जो मैंने बताया वही मिलेगा कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, मतलब गॉड इज एवरीवेयर। कण कण में क्या विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है, गॉड इज एवरीवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के आसपास सारी चीजें जो है हमारी घूमने वाली है। मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत भी, पशु पक्षी में भी, ठीक है,
मनुष्यों में भी, हर जगह ये किसके अस्तित्व की बात करते हैं? ये बात करते हैं गॉड के अस्तित्व की, भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं। ठीक, इन सभी का आपस में उचित संबंध ही जो है, जो अच्छा रिलेशन है, वो ही नैतिक समाज बनाता है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब इन सब के बीच में आपस में एक अच्छा संबंध रहेगा, जब एक अच्छा रिलेशन रहेगा, तो वो नैतिक समाज मतलब मोरल सोसाइटी जो है उसको डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है? वो मोरल सोसाइटी को डेवलप करता है, एक अच्छा रिलेशन। ठीक है, उस अच्छे रिलेशन में क्या होगा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। और हम एक दूसरे का सम्मान कब कर पाएंगे और किस तरीके से कर पाएंगे? हम एक दूसरे का सम्मान जो है कहीं ना कहीं अहिंसा को आधार बनाकर करेंगे। मतलब हमें जहां तक जरूरत ना हो, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अहिंसा को ही फॉलो करें, क्योंकि हम अहिंसा को फॉलो करेंगे तभी हमारा कहीं ना कहीं जो है इन सबसे एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा। अब आप देख रहे हैं एक अच्छे संबंध की बात कर रहे हैं गांधी जी, किससे? इन सभी चीजों से। अब जब इन सभी चीजों का आपस में अच्छा संबंध हम रखेंगे, है ना, तो क्या होगा? तो उससे हमारा जो नेचर है वो भी तो मेंटेन रहेगा। मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट वाले ऐसे में भी इसका जो सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं। तो अहिंसा का सिग्निफिकेंस आपको दिख रहा है। आप भाई इनके साथ अहिंसा मत कीजिए, आप इनके साथ अहिंसा मत कीजिए, सॉरी हिंसा मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए। ठीक है, अहिंसा को का पालन करिए, मतलब वायलेंस मत करिए, नॉन वायलेंस का पालन करिए। तो इन सब के संबंध काफी अच्छे रहेंगे और आपका जो नेचर है, आपका जो इकोसिस्टम है, ठीक है, और आपकी जो ज्योग्राफी है, वो सब भी मेंटेन कहीं ना कहीं रहेगा। उस पर भी जो एक दुष्प्रभाव पड़ता है चीजों का, एक जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो कहीं ना कहीं नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, गांधी जी ने क्या बोला अहिंसा के बारे में कि अहिंसा सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का हथियार नहीं है। राजनीतिक आंदोलन का हथियार नहीं है, मतलब ना सिर्फ, ठीक है, नॉट ओनली वेपन फॉर व्हाट? पॉलिटिकल मूवमेंट्स। जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस इज नॉट ओनली व्हाट? वेपन फॉर पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का हथियार नहीं है, बल्कि ये क्या है? नैतिक जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। बट इट इज बेसिक फंडामेंटल या फाउंडेशन ऑफ व्हाट? मोरल लाइफ, या लिविंग मोरल लाइफ। मतलब जो हमारी मोरल लाइफ है, ठीक है, हमारा जो नैतिक जीवन है, ठीक है, नैतिक जीवन, उस नैतिक जीवन का आधार है। उस नैतिक जीवन का क्या है? आधार है, उसका बेस है। इज दैट क्लियर? मतलब गांधी जी ने अहिंसा के बारे में क्या बोला है कि ये सिर्फ राजनीतिक, फिर से लाइन सुन लीजिए। अब आप सोचेंगे रिपीट, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो रिपीटेशन से आपको याद रहेंगी। राजनीतिक आंदोलन का हथियार नहीं है ये, मतलब ना सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का हथियार है या फिर केवल राजनीतिक आंदोलन का हथियार नहीं है, बल्कि मॉरल लाइफ, नैतिक जीवन का आधार भी जो है कहीं ना कहीं अहिंसा से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करें, इनका अहिंसा के मामले में सिंपल सा कंसेप्ट था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से हम मन, वचन, कर्म, ठीक है, तीन चीजें बोली मैंने, मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाएं, है ना। इनकी ये क्या बोल रहे हैं? मन, वचन, कर्म, ठीक है, मतलब वर्ड, डीड, ठीक है, इन सब चीजों की अगर हम बात करें, मतलब मन, वचन, कर्म, इन सब चीजों की हम बात करें, तो इनके थ्रू भी हम किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाएं। ठीक है, किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, मतलब हम किसी को ऐसा कुछ गलत ना बोले, ठीक है, ऐसा कुछ उससे ना बोले कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसे गलत लगे। मतलब गांधी जी ने क्या बोला कि सिर्फ किसी को मारना है, ठोकना है, उसकी डेथ कर देना ही हिंसा नहीं है। इन्होंने इन सब को भी हिंसा में लिया कि अगर किसी प्राणी को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक तरीके की क्या है? हिंसा ही है। उन्होंने क्या बोला? अगर आप मन, वचन, कर्म, अपनी वाणी से भी किसी व्यक्ति को अगर आप दुख पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक तरीके की हिंसा होगी। मतलब आपका कर्म ऐसा हो कि आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें, आप किसी का शोषण ना करें, आप किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना करें, ठीक है, आप किसी से ऐसा कुछ ना बोले कि उसको वो चीजें गलत लगे। तो मन, मतलब और मन में भी ऐसा कुछ ना सोचे। ये तो वचन हो गया, बोलने की बातें हो गई, लेकिन मन में भी ऐसा कुछ ना सोचें कि किसी गलत ना सोचे, किसी का बुरा ना सोचे। ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, उनका मानना था कि मन, वचन और कर्म तो आपके ऐसे होने चाहिए कि जिनसे किसी को इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ना, मतलब कष्ट ना पहुंचे, उनको इस तरीके की चीजें जो हैं आपसे मिले कि वो आपके करीब रहे और आपसे आपका जो संबंध है वो उनसे अच्छे तरीके से डेवलप हो। अब एक सीधी सी बात है कि अगर हम मन, वचन और कर्म इन तीनों से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे,
किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उससे हमारा जो संबंध है, हमारा रिलेशन है, वो अपने आप में बहुत अच्छा और एक आत्मीय रिलेशन बन जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो गांधी जी का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही मानना था। अब देखिए अहिंसा के कंसेप्ट में इन्होंने क्या बोला है ना। अहिंसा का अर्थ यहाँ पर दो तरीके से गांधी जी ने लगाया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अहिंसा का अर्थ इन्होंने दो चीजों में लिया। ठीक है, एक है नेगेटिव सेंस में, ठीक है, मतलब नेगेटिव इनवायलेंस। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, देखिए रहेगा नेगेटिव इनवायलेंस, और एक है मतलब कि नकारात्मक अहिंसा, और एक है सकारात्मक अहिंसा। ठीक है, दो तरीके की चीजें इन्होंने बोली है, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा, पॉजिटिव इनवायलेंस। ठीक है, तो नकारात्मक अहिंसा में क्या है, देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नकारात्मक अहिंसा में है कि किसी चीज को ना करना बोला है मैंने, किसी चीज को ना करना, जैसे कि मन वचन कर्म इन सब से, ठीक है, किसी प्राणी को कष्ट न, मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। अब आप देखिए सीधी सी बात है कि किसी मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, यार एक सिंपल सी बात होती है, ये तो सकारात्मक अहिंसा में आना चाहिए। लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन अहिंसा का ही तो मतलब है, अहिंसा का मतलब ही किसी के साथ हिंसा ना करना, लेकिन उन्होंने अहिंसा के दो अर्थ बता दिए। अहिंसा में हिंसा की तो बात ही नहीं होगी ना, एक सीधी सी बात है। जब अहिंसा में हिंसा की बात नहीं होगी तो नेगेटिव सेंस में अगर हम बोलेंगे, नकारात्मक अहिंसा अगर हम बोलेंगे, तो मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, इसमें जो ना वर्ड है इसकी वजह से इसको नकारात्मक अहिंसा बोला गया है। सकारात्मक अहिंसा कि अगर आपके मन में जो है लोगों के प्रति दया, ठीक है, और प्रेम और सहानुभूति, अगर ये सब चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, करुणा आपके मन में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आप जो है हिंसा करेंगे ही नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये किसमें आती है, ये सकारात्मक अहिंसा के अंतर्गत आती है ना। किसके अंतर्गत आती है, ये सकारात्मक अहिंसा के अंतर्गत आती है। इज दैट क्लियर? तो अहिंसा का इतना कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉन वायलेंस इज नॉट आइडियलिज्म, मतलब नॉट आइडियल, ये एक आदर्श नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल एक आदर्श नहीं हो सकता। कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि जो अब इसमें कुछ पॉइंट्स में आपको समझा दूं। नॉन वायलेंस कंप्लीट आइडियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का तो नेचर ही क्या, हिंसा करना। जैसे कि जो मांसाहारी प्राणी है, ठीक है, मतलब जो केवल मांस खाते हैं, इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा, मतलब गांधी जी कहेंगे प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं। प्रकृति में क्या बोल रहे हैं कि वो देखिए कहीं ना कहीं बात करूं, जैनिज्म बहुत ज्यादा एक आइडियल अहिंसा की बात करता है। जैनिज्म बहुत ज्यादा आइडियल अहिंसा पर हो जाता है, लेकिन यहां अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको गांधी जी की अहिंसा में दिखाई देगी। हम उसको आगे अपवाद के तौर पर पढ़ेंगे। तो एनिमल्स नेचर या मांसाहारी जो है उनका तो नेचर ये होता है, लेकिन मनुष्य का नेचर, ठीक है, अहिंसा। जैसे एनिमल का नेचर हिंसा हो सकता है, वैसे ही मनुष्य का नेचर क्या होना चाहिए, मनुष्य का नेचर अहिंसा होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ पॉइंट्स आप इसमें बना लीजिएगा। जैसे सेकंड पॉइंट में अगर यहां पर बोलना चाहूं, है ना, तो अहिंसा का पूर्ण पालन करने के लिए क्या जरूरी है। जैसे मान लो इफ यू वांट टू फॉलो कंप्लीट इनवायलेंस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि वी शुड हैव ट्रस्ट इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब हमें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास। अगर आपको ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में अगर ईश्वर विद्यमान है और आपको उसके अस्तित्व पर अगर विश्वास होगा, तभी तो आप हर प्राणी में क्या देखेंगे, हर प्राणी में आप ईश्वर देखेंगे, मतलब गॉड आप देखेंगे, तभी तो आप अहिंसा का पालन अच्छे तरीके से कर पाएंगे ना। किसका पालन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अहिंसा का पालन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका कंसेप्ट ही था, स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं जो सभी प्राणी हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, और जब ईश्वर की अभिव्यक्ति, और अगर हमारा भी अटूट विश्वास है कि ये सभी ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, तो हम ईश्वर को कैसे मान सकते हैं। ठीक है, जो अटूट विश्वास है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा संप्रदाय हमें सब यही चीजें तो सिखाता है, और हम कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से लेकर भी बढ़ेंगे आगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अहिंसा है वो व्यावहारिक मार्ग नहीं है, वो व्यवहारिक मार्ग ही है। ठीक है, कैसे? मतलब अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अहिंसा जो है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होती। अहिंसा अव्यवहारिक मार्ग नहीं है,
अव्यवहारिक मार्ग नहीं है, ठीक है, बल्कि ये व्यवहारिक है, बल्कि ये व्यवहारिक है, मतलब यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ कल्पना में ही अहिंसा हो सकती है, मतलब अहिंसा का हम पालन कर सकते हैं, ये व्यवहारिक भी है। कैसे? अगर मैं इसका एग्जांपल कोट करना चाहूं तो इसका एग्जांपल ये है कि हम चाहे कितना ही कुछ कर लें, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन हिंसा का परिणाम हिंसा ही होता है, और लास्ट में जो काम सुलझते हैं, ठीक है, जो निर्णय आते हैं, वो कहीं ना कहीं अहिंसा के माध्यम से ही सुलझाए जाते हैं। किसके माध्यम से सुलझाए जाते हैं? अहिंसा के माध्यम से ही सुलझाए जाते हैं, बातचीत से ही सुलझाए जाते हैं। जैसे कि आज के समय में अहिंसा अव्यवहारिक मार्ग नहीं, व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक कैसे है भाई? व्यवहारिक कैसे है कि आज के समय में इंडिया और पाकिस्तान के इतने इशू चल रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल कोट कर लीजिएगा। इंडिया पाकिस्तान ने 1947, 1965, 1971 और 1999 ये 4 वॉर लड़ लिए हैं, लेकिन क्या आज भी हिंसा रुक गई है? हिंसा नहीं रुकी है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, आज भी हिंसा जारी है। और जब जब भी युद्ध हुए हैं, हमेशा हमने बाद में टेबल पर बैठकर बात की है और मुद्दों को सुलझाया है। मतलब निर्णय किससे निकला है? निर्णय तो अहिंसा के ही माध्यम से निकला है। और जब निर्णय अहिंसा के ही माध्यम से निकला है तो हिंसा की जरूरत क्यों है? मतलब लोग अगर ये जान लें कि अहिंसा अव्यवहारिक मार्ग नहीं बल्कि व्यवहारिक मार्ग है, क्योंकि हिंसा को बढ़ाती है और हिंसा बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन जब हम उसे किसी चीज को सुलझाना हो तो अहिंसा के माध्यम से ही हम उसको सुलझा सकते हैं। जैसे आज के समय में भी अगर हम देखें तो ठीक है सारी चीजें, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या हम इतनी सारी चीजें होने के बाद भी क्या चाइना से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हम बातचीत कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपको हमारी फॉरेन पॉलिसी में देखने के लिए मिलेंगी। हमारा जो आर्टिकल 51 है उसमें हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति कायम रहे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डीपीएसपी अगर आप पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में आप देखेंगे जो डीपीएसपी क्योंकि किससे प्रेरित है? डीपीएसपी गांधीवाद से प्रेरित है। जब मैं डीपीएसपी आपको पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें वहां आपको याद आनी चाहिए फिर कि डीपीएसपी कहीं नहीं गांधीवाद से जुड़ रहा है। कैसे? क्योंकि डीपीएस में सामाजिक सरोकार, सामाजिक चीजों को, सामाजिक भेदभाव को मिटाना, ठीक है, सरकार के जो कर्तव्य हैं उन लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व में शांति का अग्रदूत भारत बने और विश्व में शांति स्थापित करने में भारत बहुत अहम योगदान निभाए। ये सब चीजें कहीं ना कहीं डीपीएसपी में आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो कहेंगे किससे जुड़ा हुआ? डीपीएसपी से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, गांधी जी क्या बोलते हैं कि अहिंसा और कायरता, ठीक है, समानार्थक नहीं है, मतलब समान नहीं है। अहिंसा और कायरता समान नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अहिंसा और कायरता समान नहीं है। कैसे? बात यह है कि जो अहिंसा है, अहिंसा के रास्ते पर कब चल सकते हैं? जब आपको बहुत हाई लेवल का स्पिरिचुअल नॉलेज हो, हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर हो, ठीक है, मतलब बहुत उच्च स्तर का अध्यात्म आपके अंदर हो, ठीक है। अध्यात्म से मतलब केवल धर्म का ज्ञान नहीं, उच्च लेवल का अध्यात्म मतलब एक अच्छा ज्ञान जिसे हम बोल सकते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और ये सब चीजें किस पे टिकी हुई है? ये सब चीजें मोरालिटी, ठीक है, मतलब नैतिकता पर टिकी हुई है कि आपकी नैतिकता उतनी उस लेवल की हो तब उसको आप कहीं ना कहीं जो है क्या कर पाएंगे? फॉलो कर पाएंगे। और इन सब चीजों को जब आप फॉलो कर पाएंगे तो अहिंसा आपको आत्मविश्वास देती है। क्या देती है अहिंसा आपको? आत्मविश्वास। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अहिंसा आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आप किसी के साथ अहिंसा कर रहे हैं और आप अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं तो उसको आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन कायरता आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती है, ठीक है, कायरता आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी। मतलब इसका मतलब यह है कि अहिंसा का मतलब सीधा सीधा यहां पर ये कहना चाह रहा है, क्योंकि यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आगे थोड़ा सा बता दूंगा क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लचीलापन भी दिखाई देगा। महात्मा गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है उसमें आपको एक्सेप्शंस, लचीलापन दिखाई देगा आगे जाकर, क्योंकि वो कंप्लीट जेरों की तरह अहिंसावादी नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है, मैंने पहले बोला, आपकी प्रैक्टिकली अप्रोच को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, व्यवहारिक मार्ग को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। कंप्लीट आदर्शवाद की बात नहीं करते हैं, पूर्णतः आदर्शवाद की बात नहीं करेंगे कहीं पर भी। जहां पर जरूरत होगी कुछ हिंसा की, वहां वो उस हिंसा को जायज भी बताएंगे। कैसे? ये बोलते हैं कि अहिंसा आत्मविश्वास है। कायरता की अगर हम बात करें तो जो कायरता है, ठीक है, वो ये है कि भाई अहिंसा का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हिंसा कर सकता हूं, ठीक है, मैं चखा सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इस लेवल का ज्ञान है,
उस लेवल की बातें हैं कि मैं अहिंसा को ही फॉलो करूंगा, क्योंकि जबरदस्ती की बातों पे किसी से क्या लड़ना बेवजह। अगर आप जबरदस्ती की बातों पर भारत में लोगों के साथ संवाद करेंगे और जबरदस्ती की बातों पर लड़ने बैठेंगे तो डेली किसी ना किसी से आपकी बहस और लड़ाई हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? मतलब एक सिविल सर्विसेज की तैयारी में आप कितनी इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा भी एक तरह का हथियार ही है, वेपन है वो। मतलब नॉर्मल बात नहीं कि हम कोई अहिंसा को फॉलो कर ले, वो एक तरीका का वेपन है, हथियार है। और वो हथियार क्या देता है हमें? कॉन्फिडेंस देता है। इज दैट क्लियर? मतलब इसका मतलब यह नहीं कि हम कायर हैं, हम कायर नहीं हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन हम अहिंसा को चूंकि फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर मैं आपको एक बात बोलूं, इसमें एक सिंपल सी बात है कि गांधी जी कुछ जगहों पर जो है अहिंसा को छोड़ हिंसा की बात भी करते हैं, मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि कहां कहां पर हिंसा जायज है। अब एक्सेप्शन बात कर लेते हैं, मतलब एक्सेप्शंस ऑफ गांधीयन, ठीक है, गांधीयन नॉन वायलेंस, मतलब गांधी अहिंसावाद के अपवाद, ठीक है, गांधी अहिंसावाद के अपवाद। ये देखते हैं हम थोड़ा सा। अपवाद से मतलब ये यहां पर बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की, मतलब ये थोड़ा सा उसको लचीला बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मतलब जो जैनों की जो कहीं ना कहीं एक अहिंसावादी सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं करना, फिर थोड़ा सा बुद्धिज्म की तरफ यहां पर जाते हैं और उससे भी थोड़ा सा और आगे निकलकर वर्तमान समय की जो प्रासंगिकता और व्यवहारिकता है उसको देखते हुए निर्णय लेने का प्रयास गांधी जी करते हैं। जैसे उन्होंने कुछ मामलों में हिंसा को जायज बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी हिंसक पशु को मारे, हिंसक पशु, ठीक है, रोगाणु, हिंसक पशु किसकी बात कर रहा है? रोगाणु की बात कर रहा है। फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों की हम बात करें, फसल को नष्ट करने वाले कीड़े, ठीक है, मतलब इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं वो, ठीक है, इनकी हत्या करना उचित है। क्या उन्होंने बोला कि इनकी हत्या उचित है, लेकिन कब? उन्होंने कंडीशन डाल दी। वो कंडीशन ये इन्होंने डाली है कि जब वो किसको नुकसान पहुंचाए, जब वो समाज के हित में ना हो, ठीक है, मतलब ये लोग समाज के हित में ना हो, मतलब अगर हम हत्या कर रहे हैं तो वो समाज के हित में हो। वो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो हिंसा, ये सब चीजों में क्या है? हिंसा जायज है, मतलब उन्होंने कंडीशन रख दी कि अगर ये सब मनुष्य, ठीक है, या समाज के लिए हानिकारक अगर हो, के लिए क्या हो, हानिकारक अगर हो, तो उस कंडीशन में जो है हिंसा कर सकते हैं, उस कंडीशन में जो है हिंसा जायज है। ठीक, बढ़ते हैं आगे यहां पर। तो आप देखिए अगर इसमें हम और आगे बढ़े तो ये तो उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर दे दी। इसके बाद एक और सेकंड पॉइंट, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपवाद में, अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, और इसी फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या कोई भी प्राणी जो असहनीय दर्द से पीड़ा में है, ठीक है, किससे पीड़ा में है? असहनीय दर्द से पीड़ा में है, और कहीं ना कहीं उस दर्द से मुक्ति पाने में मृत्यु ही एकमात्र रास्ता है, ठीक है, मृत्यु ही क्या है? एकमात्र रास्ता है। ठीक, तो क्या बोलते हैं कि जो इच्छा मृत्यु है कहीं ना कहीं उसको फॉलो करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो इच्छा मृत्यु से क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी इस कंसेप्ट में यूथेनेशिया का सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा यूथेनेशिया के लिए एक आया है इंडिया में, और हमारे यहाँ पर दो तरह का यूथेनेशिया होता है, एक्टिव और पैसिव। तो हमारे यहाँ पर एक्टिव तो अलाउड नहीं है, बट पैसिव अलाउड कर दिया है। कैसे? एक्टिव का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को सीधे डॉक्टर या कोई व्यक्ति जहर दे दे या कुछ ऐसी चीज दे दे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, वो एक्टिव यूथेनेशिया होता है इच्छा मृत्यु में। लेकिन एक्टिव हमारे यहां पर जो है अलाउड नहीं है, हमारे यहां पर पैसिव है। तो जो उसका सपोर्ट सिस्टम है वो डॉक्टर हटा दे, मतलब वो कुछ भी ना करे, उसको सपोर्ट सिस्टम ना दे। जैसे कोई वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर उसका हटा दे, उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दे। अगर सपोर्ट सिस्टम वगैरह हटा दिया, वेंटिलेटर वगैरह हटा दिया, ठीक है, तो अपने आप ही धीरे धीरे जो है उसकी डेथ हो जाएगी। हालांकि बहुत सारा लंबा प्रावधान है हमारे यहाँ पर उसका, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं यूथेनेशिया जैसी चीज को आप सपोर्ट यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास एकमात्र रास्ता डेथ है, एकमात्र रास्ता मृत्यु है, तो उसे जो है मृत्यु देना बुरा नहीं है, गलत नहीं है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में तो एक्टिव यूथेनेशिया ही अलाउड है,
यहाँ पर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में उसको फॉलो किया जाता है, बट इंडिया में पैसिव यूथनेशिया जो है अलाउड है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के विचार से अगर हम देखें तो आज के समय में जो यूथनेशिया वाला जो बिल आया था वो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट इनको अगर बेस बनाकर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करें कंडीशन अगर रहे कि हिंसा और कायरता दो चीजें अगर आ जाए सामने, एक तो हिंसा और दूसरा क्या है कायरता अगर आ जाए, तो गांधी जी ने क्या बोला कि उस समय फिर हमें हिंसा को फॉलो करना पड़ेगा, हम कायर बनकर नहीं रह सकते। मतलब हिंसा और कायरता में से अगर किसी को चुनना हो, ठीक है, तो इसमें से हिंसा चुनना उचित है, तो हिंसा उचित है। इसका एग्जांपल में अगर आपको बताना चाहूं तो इसीलिए गांधी जी ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में डायरेक्ट नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने क्या डायरेक्ट तो सपोर्ट नहीं किया हिंसा को, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का भी सपोर्ट नहीं किया हिंसा को रुकवाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अंग्रेजों को क्या बोला कि आपने कंडीशन ही ऐसे निर्मित कर दी है कि लोग हिंसा के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके हैं और उन्हें हिंसा करना ही पड़ेगी क्योंकि वो कायर नहीं है। मतलब यहाँ पर उनका सीधा सा कंसेप्ट है गांधी जी का, सीधा सा कंसेप्ट ये क्या है कि ये जो लाठी है ये लाठी सहारे के लिए नहीं है, ठीक है, ये लाठी सिर्फ, मैं सिर्फ लगा दूं आगे, सिर्फ सहारे के लिए नहीं है, सिर्फ सहारे के लिए नहीं है, बल्कि किस लिए है कि इससे हम मार भी सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। मैंने पहले बताया ना आपको कि अगर हम हमारी इच्छा से अहिंसा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बात हमारे इस पर आ जाए कि कायरता वाली कंडीशन अगर हमारे सामने आ जाए तो उस स्थिति में जो है हम उसका उपयोग मतलब हिंसा का उपयोग कर सकते हैं और उस स्थिति में हिंसा जायज है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो एक प्रेजेंट सिनेरियो में आपने देखा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ जगहों पर हिंसा करना भी, जैसे इंडिया और चाइना, इंडिया चाइना का जो इश्यू चल रहा है, हम तो हमारा जो पीसफुली प्रोग्राम है, ठीक है, और जो अहिंसा है उसी को आधार बनाकर चल रहे थे, लेकिन कब तक, क्योंकि भारत ने क्या दिखा दिया कि हमारी जो चुप्पी है वो कायरता नहीं है, हम भी तुम्हें मार सकते हैं और हमने उनके भी कुछ सैनिकों को मारा है। वो कह नहीं उसके आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आपको देखने के लिए उसमें मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर जो हिंसा है वो वाकई में उचित है, ठीक, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात अब आने वाली है वो आप समझिए, फोर्थ पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट पॉइंट है इसका। फोर्थ पॉइंट गांधी जी ये कहते हैं अगर किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास के लिए, हम अगर आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं तो आध्यात्मिक विकास के लिए, ठीक है, नैतिक गुणों के विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, नैतिक गुणों के विकास के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए भारत में जो थोड़ा बहुत, क्योंकि तो मन वचन कर्म तीनों की हिंसा, कर्म का मतलब ये कि अगर आप किसी को खूब मार रहे हैं वो नहीं, भारत में जो माता पिता है वो माता पिता अगर बच्चों को डांट रहे हैं, ठीक है, तो उनका डांटना, ठीक, टीचर्स का डांटना, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, बड़ों का डांटना, ये सब जो चीजें हैं वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि भारतीय परिवेश में इन सब गुणों के विकास के लिए अगर किसी पर हम जोर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको डांट रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मतलब उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे, उसको बेचारे को इतना मार दिया, इतना मार दिया कि वो फैली जाए, वो चीज भी नहीं करनी है ना, वो चीज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं जायज है। और आप देख रहे हैं आज के समय में, आज के समय की जो प्रेजेंट सिनेरियो की जो कंडीशंस हैं और जो अनैतिक कार्य भारत में हो रहे हैं और जो सामाजिक ढांचा जो पूरा भारत में बिगड़ता हुआ चला जा रहा है, उसका परिणाम क्या है, वो क्यों, किस चीज का वो परिणाम है, वो इन सब चीजों का परिणाम है कि आज के समय में व्यक्ति को किसी चीज का डर नहीं है, उसको थोड़ा डर होना चाहिए। उसमें अच्छे संस्कारों को डालने के लिए अगर ये सब चीजें भी करनी पड़े तो जायज है, लेकिन एक हद तक, बहुत ज्यादा नहीं और बेवजह नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक बात है। तो कहेंगे आपने देखा अहिंसा में गांधी जी ने किन किन चीजों को बताया और अहिंसा के अपवाद कौन कौन से हैं और किन किन जगहों पर उन्होंने अहिंसा को जो है पालन करने का बोला और किन किन जगहों पर उन्होंने बोला कि हिंसा भी जायज हो सकती है। अब आप एनालिसिस इसको कीजिएगा और एक प्रेजेंट के जो बहुत सारे सिनेरियो हैं, जैसे कि नक्सलवाद जो चल रहा है, ठीक है, जो अलगाववाद चल रहा है, जो सांप्रदायवाद चल रहा है, हालांकि मैं आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा आपको इन सब चीजों को, और जो एक प्रेजेंट की कंडीशंस चल रही हैं उसमें गांधीवाद कितना रिलेवेंट हो सकता है, स्पेशली उसमें अहिंसा का कंसेप्ट कितना रिलेवेंट हो सकता है, कितना सिग्निफिकेंस उसका हो सकता है, उस पर भी आप लिखने की कोशिश करें और अपने विचार उस पर साझा करें, अपने विचार उस पर रखें, ठीक है। इसका अगला पार्ट जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर आता हूं, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा क्योंकि यहाँ फिर हो जाएगा और जल्दी 1-2 दिन में मैं अगला पार्ट आपको अवेलेबल करा दूंगा इसका, और कोशिश करूंगा कि अगला पार्ट 2-2.5 घंटे का हो जिसमें अधिकांशतः बातें इसके बारे में हम कंप्लीट
कर लें, क्योंकि जो हमारे मेन जो चीजें और बची हुई हैं, पंचव्रत में जो 4 व्रत हमारे और बचे हुए हैं, और जो गांधीवादी विचारधारा में ट्रस्टीशिप की विचारधारा, सर्वोदय की विचारधारा, ये सारी विचारधाराएं बची हुई हैं, उनके बारे में हम डेप्थ स्टडी कर लें, और फिर एक प्रेजेंट सिनेरियो में गांधीवाद कितना प्रासंगिक है उस पर भी मैं एक लंबी चर्चा आपके साथ करूंगा, और वो हम अगले लेक्चर में करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।